हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में आप लोगों का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करूंगा, क्योंकि बहुत शानदार सेशन होने वाला है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। एक ऐसा पोर्शन हम लेकर आए हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का गलत होता है। क्योंकि उसका कारण ये होता है कि हम जैसे राजस्थानी साहित्य को लेकर अगर बात करें, तो हम लोग राजस्थानी साहित्य को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी जो प्रमुख शैलियां हैं वो नहीं पढ़ते हैं। उन शैलियों की जो मतलब जैसे अगर मर्सिये हैं तो मर्सिये क्या हैं, इसके प्रमुख उदाहरण क्या हैं, तो इस तरीके से वाद क्या है, या जो भी शैलियां अपन पढ़ेंगे उनको लेकर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। अभी जैसे पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इससे लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, और उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप लोगों को यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिले। यदि आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर ई नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, पेपर थर्ड जीके के। इसके अलावा 10 पेपर की जो है वो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, पेपर थर्ड जीके की हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से जांच करने के लिए इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये नवीन पैटर्न के अनुसार है। कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि भाई ज़्यादा टफ नहीं बनाया है, तो टफ तो इसलिए नहीं बनाया है, इसको देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ज़्यादा टफ नहीं बना सकते, क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है इसमें डिमोलाइज हो जाए। तो बहुत बेहतरीन अवसर है आप लोगों के पास अपनी तैयारी को चेक करने के लिए। तो यदि आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, तो एक बार इसमें एनरोल जरूर करें। इसके अलावा वे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट दिसंबर और जून साइकिल वाले यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से अपना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर डेली टेस्ट अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, फ्री काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो काफी अच्छा आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने बेनिफिट्स लीजिए। तो ये अपने एक जो किताब चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10th की, आजकल काफी मतलब चर्चा के अंदर है ये बुक। और इस बुक से बार बार जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इतनी इजी बुक मुझे लगती है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर शुरुआती किसी विद्यार्थी को तैयारी करनी है, तो वो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी रामबाण साबित होगी। आज जितनी भी जो गाइडें तैयार हो रही हैं उस वो इसी बुक को बेस बनाकर तैयार हो रही हैं। तो यदि आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है, तो लगभग पतली सी बुक आती है, 30-40 रुपए की कीमत की किताब है, आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे जो नोट्स हैं वो भी हम लोगों ने इसी बुक से तैयार किए हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा, ताकि आपको उस नोट्सों को इस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें राजस्थानी गद्य पद की विशेष शैलियां। जैसे एक अभी सीईटी में क्वेश्चन पूछ लिया था मर्सियों को लेकर। ठीक है, जगपत राव मर्सिया किसकी याद में लिखे गए हैं। या एक क्वेश्चन बहुत फेमस रहता है कि किस शासक ने जीते जी अपने मर्सिये लिखवाए थे। किस शासक ने जीते जी अपने मर्सिये लिखवाए थे। तो मर्सिये क्या होते हैं, पहला बात तो क्वेश्चन यही होता है कि मर्सिये क्या होते हैं। या अपन बात करें छंद क्या होते हैं, सोरठे क्या होते हैं। तो इस तरीके से इसमें ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को ये ढंग से पढ़कर जाना है। राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने अपने जीते जी मर्सिये लिखवाए थे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, लास्ट में इसका उत्तर दूंगा। जब तक अगर आपको उत्तर आता है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग इसके उत्तर देते रहिए। चलिए आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं कि राजस्थान की ऐसी गद्य पद की कौन सी शैलियां हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, और उनके प्रमुख एग्जाम्पल क्या है, उसको लेकर अपन वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन अपन शुरुआत करते हैं। देखिए शैलियां हैं और शैली की जो विवरण है वो, और उनके प्रमुख उदाहरण। अब देखिए आप लोगों को डायरेक्ट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुणोत नैन्सी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो मुणोत नैन्सी री ख्यात लिखा, मारवाड़ परगना री विगत लिखा। तो इसके अंत में देखिए जैसे शब्द आया ख्यात, अंत में शब्द आया ख्यात। या अपन मारवाड़ परगना री विगत पढ़ते हैं तो अंत में शब्द आया विगत। अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका। या राजा महेश दोसात्री वचनिका। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन तो अपन पढ़ते हैं और किसने रचना की ये भी अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ख्यात होती क्या है, विगत क्या होती है, वचनिका क्या होती है, झूलना क्या होता है, ये क्वेश्चंस हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और आजकल एग्जामिनर इसी पैटर्न को लेकर चलता है कि जो क्वेश्चंस स्टूडेंट के से छिप गए हैं, या ऐसे हिडन जो टॉपिक हैं जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़े हैं, उनसे वो क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि वो जानता है कि किसी इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाया है, किसी बुक से क्या पढ़ा है। तो आप लोगों को ये चीजें ढंग से पढ़कर जानी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बहुत बेहतर ढंग से आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है ख्यात। तो ख्यातों में देखो जो प्रसिद्ध है वो आप लोग जानते हैं। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है, दयाल दास री ख्यात। मुणोत नैन्सी की ख्यात है, मुणोत नैन्सी री ख्यात। बाकी दास की ख्यात है, बाकी दास री ख्यात। ठीक है, तो एक्चुअल में होती क्या है।
तो इसका होने का जो अर्थ है कि मतलब अगर ख्यात है तो वहां पर आपको क्या समझ आना है कि किसी भी शासक की जो विशेषताएं हैं, उसका मान सम्मान है, उसकी सफलताएं हैं, उसका जो भी विवरण है वो किसी राजा का विवरण है, उसका जिसमें उल्लेख होता है उसे ही ख्यात कहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें देसी राजाओं के जो सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों का विवरण जिसमें मिलता है, जो पुस्तक रचित की जाती है उसे ख्यात कहते हैं। तो इसमें दयाल दासरी ख्यात, मोहम्मद नैन्सी ख्यात और बाकी दासरी ख्यात प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट अपन बात करें वचनिका। वचनिका में देखिए शिवदास गार्डन द्वारा रचित है अचल दास खिचीरी वचनिका, और राठौड़ महेश दोसात्री या रतन सिंह महेश दोसात्री वचनिका, ये जग्गा खिड़िया या खिड़िया जग्गारी कही जाती है। ये राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। लेखक का नाम है जग्गा खिड़िया, तो इसकी खिड़िया जग्गारी कही, मतलब किसने कही इसको, तो जग्गा खिड़िया ने कही, रतन सिंह महेश दोसात्री वचनिका। होता क्या है, इसमें एक शब्द प्रधान होता है। संस्कृत का जो वचन शब्द है उससे बना है एक काव्य विद्या, ठीक है। जो वचन शब्द है इसमें क्या होता है, तुकांत होता है। तुकांत यानी कि जब ये समापन होता है तो इसके अंदर इसका एक सारांश होता है और तुक निकल कर आता है, यानी कि इसका जो है वो डिटेल अपन जब पढ़ते हैं तो लास्ट में उसका सेंस निकल कर आता है। और जैसे मान लो आपने कोई बचपन में कहानियां सुनी होंगी, उन कहानियों का लास्ट में जो सारांश निकलता है, क्या हमें उससे शिक्षा मिलती है, तो उसे अपन तुक कहते हैं। तो तुकांत रचना है और इसमें सबसे अंत में क्या मिलता है, अत्यानुप्रास, यानी कि अत्यानुप्रास जो है अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अपवाद भी हैं ये, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना कि तुकांत किस में मिलता है, तो वचनिका में मिलता है। संस्कृत के वचन शब्द से बना एक काव्य विद्या है जिसमें क्या मिलता है, तुकांत मिलता है और लास्ट में अत्यानुप्रास देखने को मिलता है। तो दो चीजें आप लोगों के सामने काफी महत्वपूर्ण, ख्यात और वचनिका। नेक्स्ट दवावेत, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा। दवावेत में वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन भी यही पूछता है कि जिस रचना में उर्दू और फारसी शब्दों का रचना होती है, क्योंकि देखो राजा के गुणगान वगैरह ये सब तो वात में इन सब में भी मिलते हैं, ठीक है। वात में जैसे बातचीत के रूप में अपनाया, या अपन बात करें जैसे जो है प्रकाश है किसी राजा की विशेष घटनाओं पर, रासो है, तो रासो में देखिए वीरता के ऊपर जो रचना लिखी गई, ठीक है। अब रासो से संबंधित ही अगर मैं बात करूं दवावेत है, तो दवावेत में भी किसी राजा के जो है वो सफलताओं का या उनके जो भी है जीवन का वर्णन होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है दवावेत और रासों में, तो उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयुक्त होता है और रासों में जो है इनका प्रयोग नहीं होता। इसमें देखिए किसी नायक का गुणगान होता है, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, इनका वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है, मतलब बहुत स्पीड से कहानियां चलती हैं और कलात्मक गद्य का रूप वचनिका की तरह है, ठीक है। यानी कि जो वचन शब्द है इसमें अंत में तुकांत भी होता है और प्रवाह युक्त होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसके अंदर उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रसिद्ध जो दवावेत रही हैं इनकी अगर अपन बात करें तो ये आप याद भी करके जाना। तो एक तो देखिए अकमाल देवड़ारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह दवावेत और राजा जय सिंह दवावेत, यानी कि इन तीनों की रचना में जो है उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नायक का गुणगान है, राजसी वैभव है, युद्ध और आखेट आदि का, और अंत में क्या मिलेगा आपको, तुकांत। अगर केवल तुकांत है जब तो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों ने जैसे अभी अपन ने पढ़ा, अगर केवल तुकांत है तो वचनिका हो जाएगा, और अगर उसमें उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग है और तुकांत है तो क्या हो जाएगा, वो दवावेत हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से वात, यानी कि बात बात की जाएगी तो कितने व्यक्तियों में होगी, दो व्यक्तियों के बीच में होगी। एक व्यक्ति कह रहा है और एक व्यक्ति सुन रहा है, हुकारा भर रहा है, यानी कि हाँ में जवाब दे रहा है केवल, ठीक है। तो इसमें किसी के जीवन का वर्णन होता है, किसी खास कहानियों का वर्णन होता है, युद्ध आदि का वर्णन होता है। तो देखिए वात की अगर अपन बात करें तो इसको कहानी की तरह, वात की अगर अपन बात करें तो कहानी की तरह कहने और सुनने की विधा होती है। इसमें श्रोता हुंकारा भरता है, हाँ का प्रयोग करता है। जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला जाता है। गद्य पद्य और गद्य पद्य तीनों रूपों में देखने को मिलती है। सबसे बड़ी विशेषता कि राजस्थानी साहित्य का ऐसा कौन सा रूप है जो गद्य पद और गद्य पद्य तीनों में देखने को मिलता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वात कहते हैं। और देखना जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको खुद एहसास होगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें फेमस है राव अमर सिंह रिवात, खींचियारी वात, और सबसे प्रसिद्ध है वो है पाबूजी रिवात, और कानड़ देव रिवात, और अचलदास खींचीरी वात। तो अचलदास खींचीरी वचनिका भी प्रसिद्ध है और अचलदास खींचीरी वात भी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं झमाल, झूलना और पर्ची। पर्ची तो आप लोग जानते भी होंगे, पर्चा या पर्ची जो देवताओं को जीवन का संबंधित होता है उसको पर्चा देना कहते हैं, और उसी से संबंधित कुछ अपन कॉमन सा मिलेगा पर्ची। तो पहले अपन चर्चा कर लेते हैं झमाल, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध जो झमाल है ये राव इंद्र सिंह री झमाल,
ठीक है, इसको याद कर लेना कि राव इंद्र सिंह जी जमाल है। इसमें क्या होता है, कुछ विशिष्ट जो है नियम होते हैं, उस नियमों के अनुसार इनकी रचना की जाती है। राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें देखिए पहला पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को वापस दोहराया जाता है। जैसे अपन कोई भजन करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो लास्ट में फिर उसके 3-4 लाइनों के बाद वो पहले वाली लाइन वापस रिपीट होती है। तो मात्रिक छंद है और इसमें पहले पूरा दोहा और फिर पांचवें चरण में उसी दोहे की लाइनों को अंतिम में दोहराया जाता है। तो राव इंद्र सिंह जी जमाल प्रसिद्ध है। झूलना का ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था। तो राजस्थानी काव्य का ये भी मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर का वर्णिक छंद होता है जिसके अंत में यगण होता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि 24 अक्षर का वर्णिक छंद होता है। तो कौन कौन से झूलना प्रसिद्ध है, तो अमर सिंह राठौड़रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवरा झूलना, ये प्रसिद्ध है। पर्ची पर्ची में सीधी सी बात है, जो संत महात्मा होते हैं इनके जीवन का जो है वो राजस्थानी भाषा में पदबद्ध राजा वो है, इनका जीवन का वर्णन मिलता है। तो पद्य रूप में मिलता है और संत महात्माओं के जो एक्सपीरियंस है, जो उनका जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है वो देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रेदासा री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची और मीराबाई री पर्ची। तो इस तरीके से ये पर्चियां प्रसिद्ध हैं। तो इनके आप नाम याद करके जाना। और राजस्थानी भाषा में संत महात्माओं का जीवन परिचय मिलता है। नेक्स्ट प्रकाश, भाई किसी व्यक्ति विशेष घटना पर जो जीवन में प्रकाश डालने के लिए लिखा जाता है उसे प्रकाश कह दिया। तो प्रकाश किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली जो कृतियां होती हैं उन्हें क्या कहा गया, प्रकाश कहा गया। तो किशोरी दास द्वारा जो राज प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई, आसिया मान सिंह द्वारा महायश प्रकाश की रचना की गई, कर्णिदान कविया द्वारा सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। तो ये कर्णिदान वाला तो बहुत बार पूछा गया है। मान सिंह का महायश प्रकाश और किशोर दास का राज प्रकाश। नेक्स्ट मर्स्या, किसी व्यक्ति द्वारा जो जीते जी या मृत्यु के बाद वो जिस तरीके से लड़ता है उसके ऊपर जो कहानी रचित होती है उसे मर्स्या कहते हैं। तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन पर जो है जीते जी मर्सिये लिखवाए हैं, और बीकानेर के शासक पृथ्वीराज राठौड़ ने ये मर्सिये लिखे हैं। आप लोगों को इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। मर्सिये राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए क्या किए जाते हैं, मर्सिये लिखे जाते हैं। इसमें व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का भी वर्णन होता है। तो ये अभी सीटी में क्वेश्चन पूछा था, राणा जगपत राव मर्स्या। तो मेवाड़ महाराणा जो जगत सिंह थी इनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखे गए थे। तो ये पूछा है कि राणा जगपत राव मर्स्या किसके लिए लिखा गया है, तो ये जो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह थे इनकी मृत्यु के ऊपर लिखा गया है। और जीते जी मर्सिये किसने लिखवाए हैं, लिखे किसने हैं, ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखे हैं। बीकानेर के शासक कटिया पहला कोड सू, यानी कि कटने से पहले जिस तरीके से मैं मरूंगा जिस तरीके से आप लिखोगे मैं उसी तरीके से युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मरूंगा। तो राइट आंसर आपको देना है कमेंट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं रासो। तो रासो आपने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है, संगत रासो है, खुमान रासो है, अमीर रासो है। तो इसमें किसी राजा के जीवन का जो वीरता पूर्वक वर्णन होता है, कीर्ति वगैरह युद्ध, तो देखिए किसी राजा की जो कीर्ति है, युद्ध विजय है, वीरता आदि का जो वर्णन होता है वो रासों में होता है। तो चंद्रप्रदायी द्वारा पृथ्वीराज रासो, नरपति नाले द्वारा जो विग्रह राज चतुर्थ है विशल देव रासो, गिरधर आसिया द्वारा संगत रासो, दलपत विजय द्वारा खुमान रासो और कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का हमीर रासो। ठीक है, जोधराज और एक सारंगधर द्वारा भी लिखा गया है हमीर रासो। ठीक है, ये दोनों याद रख लेना 13वीं और 18वीं शताब्दी में। कुंभकर्ण का कौन सा, रतन रासो। दल, ये देखिए साहित्य के रूप भी हो जाएंगे और यहाँ पर आपको ये इनके डिटेल भी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट अपन बात करें कि रूपक क्या होते हैं, जैसे गज रूपक है। ठीक है, तो किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या कहलाती है, रूपक कहलाती है। तो इसमें अगर अपन बात करें गज गुण रूपक है, रूपक गोगा देवजीरो है, राज रूपक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो है ये रूपक भी आपको याद करके जाने, किसने ये लिखे ये भी अपन किसी वीडियो में डिटेल से चर्चा कर लेंगे। तो रूपक क्या है, किसी विशेष उसके ऊपर लिखे गए राजा के ऊपर या जीवन के ऊपर, तो रूपक। विगत, ठीक है, ये अभी अपन ने चर्चा भी की। तो जैसे मारवाड़ परगना री विगत है, मोनोतनेंसी, इसमें क्या होता है कि राजा के जीवन की संपूर्ण, उसके जीवन में क्या जनसंख्या रही, क्या इनकम रही, क्या नदियां नहरें भूमि, हर चीज का इसमें वर्णन होता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, विगत कहते हैं। जिसमें जैसे अपन पढ़ते हैं जनसंख्या जनगणना की जानकारी मिलती है, पूरा इतिहास मिलता है, तो इन्हें विगत कहते हैं। तो किसी विषय का विस्तृत विवरण जिसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति तथा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है,
उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि में उपयोग हो रहे हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, विगत कहते हैं। मुणोत नेंसीरी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत। तो इसमें प्रत्येक परगने की आबादी, रेखा, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई और के साधन, इनका सबका इसमें जानकारी मिलती है। जैसे जनगणना की जानकारी, क्रमबद्ध इतिहास मिलता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, विगत कहते हैं। वैली, तो वैली का मैंने आपको बताया कि किसी राजा के जो हैं, स्पेशली जो राजा क्या इसमें धार्मिक और ऐतिहासिक जो है उसमें लिखे जाते हैं, वैली और छंद में लिखे गए ग्रंथ है। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये याद रखना कि वैलियां किस में लिखी गई हैं, छंद में लिखी गई। जैसे पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस कहा जाता है, और वैली किशन रुक्मणी को जिसे पांचवा वेद कहा है, आठवां जो पुराण कहा है। तो ऐसे क्या है ये, सॉरी, जो पांचवा वेद और 19वां पुराण, 10 सहस्त्र घोड़ों के बल बराबर बल बताया है। तो इसे धार्मिक और ऐतिहासिक क्या है ये, तो इसको आप वैसे भी याद रख लेना कि वैली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है इसको पांचवा वेद कहते हैं। तो इसमें क्या है, धार्मिक जो वर्णन किया गया है। तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है वैली किशन रुक्मणी ख्यात। तो वैलियों में छंद छंद में लिखी जाती हैं और जिनमें धार्मिक और ऐतिहासिक। तो इसमें दईदास जेतावत्री वैली है, रतन सिंह खिवात्री वैली है, रतन राव रतनरी वैली है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें जो वैलियां हैं। फिर साखी, साखी तो देखो जैसे अपन गाँव में भी कहते हैं, या कोई ऐसी बात कहते हैं जिसको शॉर्ट रूप में अपन समझा देते हैं, उसे साखी कहते हैं। जैसे कबीरदास की साखियां प्रसिद्ध हैं कि ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, पेड़ खजूर, फल लागे अति दूर, पंछी को छाँव नहीं। तो ऐसे जो बातें कही जाती हैं, तो गुरु की महिमा अपार, तो ऐसे जो लिखे जाते हैं उसे। तो ये किससे बना है, एक तो ध्यान रखना, साक्षी शब्द से बना है। संत वानियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है, और इसमें सोरठा छंद का भी प्रयोग होता है। तो कबीर की साखियां प्रसिद्ध हैं। और लास्ट अपन बात करें सिलोका, तो ये भी आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में है। तो ये जो साधारण व्यक्तियों द्वारा जो लिखे जाते हैं, किसी व्यक्ति की या आम जन भावनाओं को लिखा जाता है, उसे सिलोका कहते हैं। तो कम पढ़े लिखे लोगों द्वारा जन साधारण तक भावना पहुंचाने के लिए जो लिखा जाता है उसे सिलोका। तो राव अमर सिंह रा सिलोका, अजमल जी रो सिलोको, राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोको, और भाटी केसरी सिंह रो सिलोको, ये राजस्थानी इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। तो ये अपने जो था, ये इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो राजस्थानी शैली है, लगभग मैंने इसको यहाँ पर कंप्लीट किया है। जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो अलग से हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य इसके अकॉर्डिंग जो उदाहरण थे, और 10th वाली बुक के आधार पर अपन ने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको भी कमेंट के माध्यम से बताइए। थोड़ा सा और लिख बता देता हूँ उसके अंदर कि अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, वो विवाह करने गया था उनकी जो बहन है उनके साथ, सॉरी पुत्री के साथ साथ। और फिर उसने वहां पर जो था उनका, जहांगीर को अपमान किया, जहांगीर को भागना पड़ा। पता था कि अकबर अब सेना भेजेगा, तो उन्हें पृथ्वीराज राठौड़ से उन्होंने अपने मर्सी लिखवाए थे जीते जी। तो आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।